हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। और ये हमारा डे 6 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे हैं और मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के बेस्ड पे रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई। तो सबसे पहला प्रश्न यही आपके सामने रखा भी जाएगा कि फ्रांस की क्रांति आखिर हुई कब थी। तो फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई 1789 के। 14 जुलाई 1789 यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है। वैसे अगर पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चला था, तो लगभग 1789 में स्टार्ट होकर के ये 1799 तक चला था। चलिए, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। एक्चुअली आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि सही आंसर क्या होगा। चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो शासक था लुई सोलावा था। क्या सही है? बिल्कुल सही है। लुई सोलावा सदाचारी एवं अच्छी प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी अपने सामंतों और अपने पत्नी मेरी के वश में था। और यही कारण भी था कि मतलब उसने अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगला पॉइंट ये कि फ्रांस में अधिकांश भूमि के मालिक जो थे वो सामंत और ऊंचे पादरी थे। ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इस वजह से हम डी को टिक करेंगे कि सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि क्रांति की बाइबल क्या कहलाती है। क्रांति की बाइबल किस पुस्तक को कहते हैं? तो क्रांति की बाइबल के रूप में हम जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है, ये प्रश्न पूछा था किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो के द्वारा लिखा गया था। ये भी याद रखेंगे। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका था? तो ये कथन लुई सोलावा का था। लुई सोलावा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस की क्रांति के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्रांस की क्रांति के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो पहला पॉइंट यहाँ पे कि सामंतवाद के अवशेष समाप्त हो गए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजतंत्र का अंत हो गया। तो ये भी करेक्ट है कि राजतंत्र का अंत हो गया था। और लास्ट पॉइंट कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई थी। ये भी सही है, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों पॉइंट्स देख रहे हैं सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो मेरी इच्छा ही कानून है, लुई सुलावे ने कहा था। लुई सुलावे ने, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, लुई सुलावे। फ्रांस की क्रांति के उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या बना दिया? फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को फ्रांस का मित्र बना दिया था। फ्रांस का मित्र बना दिया था। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, फ्रांस का मित्र बना दिया था। सम्राट लुई सोलहवें को किस तिथि को फांसी दी गई थी? राजद्रोह के संबंध में इनको फांसी मिली थी। तो लुई सोलहवें को फांसी दी गई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1793 में। 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी। ठीक है। अगला है कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो करों का बोझ हुआ करता था किस पर था? तो सबसे ज़्यादा करों का बोझ साधारण जनता पर, साधारण जनता पर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो ध्यान रखना है कि लिब्रे जो था वो फ्रांस के संबंध में अगर हम देखें तो ये फ्रांस की मुद्रा थी, ऑप्शन ए। और इस मुद्रा को आगे चल करके 1794 में करीब बंद कर दिया गया था। 1794 में इस मुद्रा को समाप्त कर दिया गया था। राइट। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि स्टेट से क्या अभिप्राय है? स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो स्टेट से हम यहाँ पे संबंध रखते हैं कि फ्रांस का जो सामाजिक वर्ग का विभाजन हुआ करता था उसको स्टेट्स के नाम से जानते थे। और यहाँ पे हम संबंध अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 प्रकार के स्टेट में बांटा हुआ था। पहला जो स्टेट हुआ करता था उसके अंतर्गत पादरी आते थे।
दूसरे स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आते थे और तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि ये सभी जो आते थे वो तीसरे स्टेट के अंतर्गत आते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। बताइए कि निम्नलिखित में से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। तो जो प्रथम स्टेट के अंतर्गत आते थे पादरी, जो पादरी थे, इनको छूट था। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी और दूसरे स्टेट के अंतर्गत आने वाले जो कुलीन वर्ग थे, इन लोगों को कर से छूट मिली हुई थी। लेकिन बाकी जो तीसरे स्टेट के अंतर्गत आते थे, जो भी लोग शामिल, बड़े बड़े व्यवसायी, वकील हो गए, छोटे किसान, मजदूर, ये सब जो थे, इनको कर देना पड़ता था, इनको कर से छूट नहीं मिलती थी। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे ना, उनको और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी और जो नीचे लोग होते उनको और भी अच्छे तरीके से शोषण किया जाता था। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। चर्च द्वारा लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दशमांश। ठीक है, दशमांश यहाँ पे जो कि चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर है। हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए पढ़ लेते हैं कि दशमांश जो है, दशमांश धार्मिक योगदान पर आधारित एक कर था और चर्च द्वारा एकत्रित किया जाता था। यानी चर्च द्वारा एकत्रित किया जाता था दशमांश, और एक धार्मिक योगदान पर आधारित कर था। यहाँ पे जो टाइल देख रहे हैं हम, टाइल राज्य द्वारा एकत्रित किया जाने वाला एक शाही कर था। ये भी याद रखिएगा, घुमाकर पूछा जा सकता है कि टाइल क्या था या फिर दशमांश क्या था। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और है जो कि विगिट में जो है, विगिट में आय पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर था। तो ये तीनों आपको याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.8 करोड़, 2.8 करोड़ यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको यहाँ पे रोज़ाना 1 से 2 टॉपिक देखने को मिले और अच्छे तरीके से वो आपका टॉपिक कवर हो सके। ठीक है, अगला है कि फ्रांस गणराज्य कब बना था? फ्रांस गणराज्य कब बना था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस जो गणराज्य बना वो 1792 में बना, 1792 में बना। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, जैसे कि 1789 में हुई क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि 1791 में फ्रांस संविधान बना। फ्रांस में संविधान 1791 में बना और 1792 में फ्रांस एक गणराज्य घोषित हुआ। 1793 में लुई 16वें को फांसी दी गई थी। ऊपर हमने देखा था 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दी गई थी। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई जो है वो कब हुई थी? 1815 में। 1815 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, 1815 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। सक्रिय नागरिक किसको कहा जाता था? सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, सक्रिय नागरिक के संबंध में यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होता था, उसी को कहा जाता था सक्रिय नागरिक। यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन किया गया, पढ़ सकते हैं कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक कहे जाते थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था। वोट देने का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे पुरुषों को ही था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक है, 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उन्हीं को, जो व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक होंगे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था और उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। इस प्रकार फ्रांस में सक्रिय नागरिकों की जो संख्या थी वो सिर्फ और सिर्फ 40 लाख ही थी। जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर मैंने देखा था कि फ्रांस की क्रांति की जब हुई थी उस वक्त कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ थी, लेकिन इसमें से सक्रिय नागरिकों की जनसंख्या जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 40 लाख थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि जैकोबियन क्लब क्या था? जैकोबियन क्लब क्या था? नाम आपने सुना है, 9th क्लास में आपने ये सब चीज़ पढ़ा है। तो जैकोबियन क्लब क्या था? तो छोटे दुकानदार और कारीगरों के जो क्लब हुआ करते थे उसी को कहा जाता था जैकोबियन क्लब। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के गरीब वर्ग से था, यानी समाज के जो सबसे गरीब वर्ग होते थे उसको जैकोबियन क्लब के सदस्य के रूप में जानते थे। जैसे इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए।
लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन हुए, यानी कह सकते हैं कि जैकोबियन का जो क्लब था उसके नेता कौन बने? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गिलोटिन क्या था? गिलोटिन क्या था? गिलोटिन क्या था? सिर को धड़ से अलग करने वाली एक मशीन होती थी जिसको गिलोटिन कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए, इसको आप देखने पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे पिक्चर को समझ में आएगा। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकती वाली आरी मशीन था, लटकती हुई आरी मशीन था जिस पर रख कर के अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही रखा गया था। तो आपको ये समझ में आ गया कि गिलोटिन क्या होता था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ था? तो ये हासिल हुआ था यहाँ पे 1946 में। ठीक है, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार हासिल हुआ। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था लागू हुई थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसको मिला? नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसको मिला? तो मतदान का अधिकार किसको मिला था? तो सिर्फ और सिर्फ सक्रिय नागरिकों को, सक्रिय नागरिकों को। और ऊपर हमने देख चुका है सक्रिय नागरिक किसको कहते हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई थी। ऊपर हमने देखा था ना कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो नागरिकों को उनके अधिकारों की घोषणा की गई थी, तो ये कब किया गया था? 1789 में, 27 अगस्त 1789 को किया गया, 27 अगस्त 1789 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया था? हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें भी ये शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। अगला प्रश्न, बास्तिल के बारे में, जो बास्तिल किला था, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बास्तिल के बारे में अगर हम सही कथन देखें तो ये फ्रांस में किले की जेल थी, ये भी सही है। और आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, ये भी सही है। और वो सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था? ऊपर हमने इसको देख लिया था कि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1793 में हुई थी। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को। लेकिन ये गद्दी पर कब बैठा था? तो ये गद्दी पर बैठा था 1774 में, 1774 में, ऑप्शन बी। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? ये आपको ऊपर में बताया गया था। तो हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकेंड जो थे इनको छूट मिलता था। तो प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को छूट मिलता था। पादरी वर्ग प्रथम के अंतर्गत और दूसरे जो स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आते थे, और इन दोनों को करों में छूट प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे हम सही आंसर सी को टिक करेंगे, प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे इनको छूट मिली थी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए वो एनसीईआरटी बेस्ड पे था। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।